क्या फेयरनेस क्रीम्स सच में काम करती है? क्या किसी का स्किन कलर चेंज हो सकता है? ये सारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो 90s में डार्कर कलर के थे, वो कैसे अभी फेयर हो गए? क्या कुछ ऐसा स्किन इंग्रेडिएंट है जिससे कि स्किन का कलर चेंज हो सकता है? ये सारे के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फेयरनेस क्रीम्स क्यों इतना पॉपुलर हुए? वो हमारे इनसिक्योरिटीज़ को कैपिटलाइज़ कर रहे थे। उनको पता चला कि सबको गोरा होना है, सबको लगता है कि गोरे जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, उनका लाइफ थोड़ा बेटर होता है। तो इसकी वजह से उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाने लगे और ऐसे मार्केटिंग करने लगे कि एक्चुअली आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हो वो क्रीम खरीद के। तो वो एक्चुअली आपको गोरापन नहीं बेच रहे थे, वो आपको एक लाइफ बेच रहे थे, एक ड्रीम बेच रहे थे कि आप अगर ऐसे गोरे दिखोगे तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेगी, आपको बेटर ग्रूम मिलेगा। तो वो पूरा एक साइकोलॉजिकल खेल था। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है और सारे जो स्किन कलर्स है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस टाइम में क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो ऐसे एड्स भी चलने लग गए और लोग एक्चुअली बिलीव करने लग गए कि हाँ, अगर किसी का डार्कर कलर है तो वो एक्चुअली फेयर हो सकती है। दूसरा था कि वो ब्यूटी स्टैंडर्ड को और आगे बढ़ा रहे थे जो ऑलरेडी थी मीडिया में। अगर आप देखोगे 60, 70s और 80s के एक्ट्रेसेस को, वो सारे फेयर है। तो वो ऑलरेडी था हमारे सोसाइटी में कि फेयर लोगों को ही थोड़ा मीडिया में ज़्यादा चांस मिलता था और फिल्मों में आने का मौका मिलता था और हम टीवी में भी उनको ही देख रहे थे, मूवीज़ में भी उनको ही देख रहे थे। तो स्लोली सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में था कि शायद यही ब्यूटीफुल माना जाता है, तो ऐसे ही लॉन्ग हेयर और फेयर स्किन वाले लोगों को ही ब्यूटीफुल माना जाता है। तो ऐसे एक साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट पड़ गया था सबके माइंड में कि एक टाइप का ही लोग है जिसको ब्यूटीफुल परसीव किया जा सकता है। तो यही इनसिक्योरिटी को उन लोगों ने और ज़्यादा आगे बढ़ाया। यही जो इमेज है उनको मेन फोकस बना के वो लोग क्रीम्स बेचने लगे। फिर ऐसे फेयरनेस क्रीम्स में जिंक ऑक्साइड और टिंट होता था जो सडनली अपने स्किन को थोड़ा सा लाइट कलर दिखता था। तो जब भी आप कोई भी जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन में लगाओगे आपको लगेगा कि स्किन थोड़ी सी वाइटिश टिंच दिख रही है। अभी हमें पता है कि वो वाइट कास्ट है, उस टाइम वो एक्सेप्टेड था। उस टाइम लगता था कि हाँ, क्रीम लगाने के बाद थोड़े से फेयर हो गई है स्किन, थोड़ी सी लाइट लग रही है और उस टाइम में वही अट्रैक्टिव माना जाता था। तो इसीलिए ये जिंक ऑक्साइड और टिंट ऐसी चीज़ें डाल के भी प्रोडक्ट्स में पैकेजिंग करने लग गए और इसको एज अ फेयरनेस क्रीम सेल करने लग गए। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जल्दी से टैन हो जाते हैं। तो हम सबको पता है ऐसे कोई फ्रेंड्स जो स्कूल में एकदम डार्कर दिखती थी, डस्की कम्प्लेक्शन था उनका, और अब अभी आप उनको मिलते हो आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स तो उनका सडनली कम्प्लेक्शन चेंज होने लगता है। इवन आफ्टर 5-6 ईयर्स आपको लगता है कि जिनके अर्ली 20s में वो सडनली फेयर दिखने लग रही है। तो ये क्यों होता है? कुछ लोग का जल्दी से टैनिंग होती है। तो जब वो कंपोनेंट हट जाता है, जैसे कि हम स्कूल में बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो काफ़ी हद तक कम हो जाता है आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। फिर उसके बाद आप कॉलेज चले जाते हो, पढ़ाई करने लगते हो, फिर उसके बाद आप जब जॉब लेते हो तो डेस्क जॉब होता है यूजुअली, इतना धूप में घूमने का काम ही नहीं रहता। तो उसके बाद धीरे धीरे वो टैन चली जाती है और नेचुरल स्किन कलर एक्सपोज होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका सडनली चेंज हो गया स्किन कलर, वो बस जो टैन हो गई थी, जो बाहर ज़्यादा धूप में घूमने की वजह से टैन हो गई थी, वो बस निकला है। और उनसे वो निकलने के बाद उनका नेचुरल स्किन कलर एक्सपोज हुआ है। तो इसकी वजह से सब लोग को लगने लग गया कि कुछ ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट होगा जो लोग यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका स्किन टोन इतना चेंज हो रहा है। 13 to 16 ईयर्स में वो थोड़े डार्कर लग रहे हैं और सडनली 20 to 23 ईयर्स में उनका स्किन कलर एकदम चेंज हो गया। लेकिन ये बेसिकली बस सन एक्सपोजर कम होने की वजह से होती है। तो अब बात करते हैं कि फेयर एंड लवली क्यों इतना पॉपुलर रहा, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स थे और क्या ये एक्चुअली काम करते हैं। तो मेन रीज़न कि सालों तक फेयर एंड लवली इतने सारे क्रीम्स बेचता रहा तो उसमें था इंग्रेडिएंट जिंक ऑक्साइड और नाइसिनामाइड। अब हमें पता है कि नाइसिनामाइड एक्चुअली स्किन को थोड़ा सा इवन टोन करता है और स्किन के में जो डार्क स्पॉट्स है उसको भी कम करता है। और जिंक ऑक्साइड एक सनस्क्रीन फिल्टर होता है, तो धूप से भी स्किन को बचाती है और रेगुलर बेसिस में आप अगर कोई सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो आपका स्किन टोन डेफिनेटली बेटर होता है। तो ये दो इंग्रेडिएंट की वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और जिंक ऑक्साइड की एक दूसरी भी बात है कि वो लगाते ही स्किन में थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ता है। जैसे मैंने पहले बोला कि अब हमें पता है कि जो जिंक ऑक्साइड है वो वाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन पहले 90s में, अर्ली 2000 में हमें वो अच्छा लगता था और उसके बाद भी हम इतना सारा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते थे चेहरे में और वो एक्सेप्टेड था कि स्किन थोड़ी सी वाइट दिखे, वो हमें इतना ऑड नहीं लगता था। आज हम अगर किसी को मिले जो इतना सारा पाउडर लगा के हमारे सामने आता है तो वी विल नॉट एक्सेप्ट इट रेडिली, वो थोड़ा हमें ऑकवर्ड लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ दौर था
था जहाँ पे ऐसे जिंक ऑक्साइड क्रीम्स बहुत पॉपुलर थे, ऐसे थोड़ा सा फेयरनेस होना और ऐसे पाउडर लगाना वो भी काफ़ी पॉपुलर था। और ब्राइड्स, अगर आप ब्राइड्स के पिक्चर्स देखोगे जो 90s में और अर्ली 2000 में जो आपको देखने को मिलता है, उनको पूरा वाइट वॉश कर देते थे और वो भी एक्सेप्टेबल था। तो आजकल थैंकफुली ये सब चेंज हो गई। तो फेयर एंड लवली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे मैंने बोला उसमें नाइसिनामाइड था, जिंक ऑक्साइड था जो इंस्टेंटली वाइट कास्ट दे देता था, फिर इसमें ग्लिसरीन था जो स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज करता था, और लिकोरिश एक्सट्रैक्ट। तो लिकोरिश एक्सट्रैक्ट भी एक टायरोसिनेज इनहिबिटर होता है जो मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है और स्किन को थोड़ा सा लाइट करता है। तो इसके सेलिंग पॉइंट्स क्या थे? तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, शायद वो थोड़ा सा काम करे शायद नहीं, लेकिन आप उसको ऐसे मार्केट कर सकते हो कि वो आपकी पूरी लाइफ ही बदल दे, आपका पूरा अपॉर्चुनिटीज़ खोल दे लाइफ में। तो ऐसे पोजीशन कर दिया प्रोडक्ट को कि उससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, ताकि वो और ज़्यादा एस्पिरेशनल बन जाए और लोगों को गोरा होने का मन करे और लोगों को लगे कि ये क्रीम लगाने से लाइफ चेंज हो जाए। तो दे वर प्लेइंग एट दैट वेरी साइकोलॉजिकल लेवल। तो पहले तो वो लोग यूज़ कर रहे थे फोटोशॉप्ड पिक्चर्स। अगर आप बाद में अभी जाके देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि सारे पिक्चर्स फिल्टर्स के साथ थे। अब हमें जानकारी है फिल्टर्स के बारे में, कैसे स्किन को गोरा किया जा सकता है। इवन हमारे फ़ोन के कैमरा में हम फिल्टर्स डाल के स्किन को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी सबको अवेलेबल नहीं थी, वो सिर्फ फोटोग्राफर्स के पास ही थी। तो इसीलिए हमें इतना जानकारी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, आप फ़ोटोज़ को भी पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। तो ये सारे फोटोशॉप पिक्चर्स यूज़ करके ये प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे। और ये पिक्चर्स अलग से लाइटिंग में भी दिए जाते थे। शुरू के जो आपके बिफोर पिक्चर्स है वो अलग ही लाइट में है, फिर आफ्टर के पिक्चर्स है वो अलग ही लाइट में ले रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपरली लाइट हो, एम्बियंट लाइट हो, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आता है फ़ोटोज़ पे। उसके बाद अगर आप जाके पिक्चर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि किसी किसी में वो लोग ना डार्क फाउंडेशन लगा रहे हैं बिफोर में, और उसके बाद प्रॉबेबली वो उनकी नेचुरल स्किन कलर दिखा रहे हैं उसमें और लाइटर कलर फाउंडेशन लगा रहे हैं। तो फिर आपको कॉन्ट्रास्ट कितना सारा दिखेगा। तो ये एक टाइप का अनएथिकल मार्केटिंग था। उस टाइम ऐसे कुछ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं थे कि आपको प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली पोजीशन करने हैं। आज थैंकफुली क्योंकि लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं, उनको अवेयरनेस है ये सब चीज़ों में, तो इसीलिए ब्रांड्स भी बहुत केयरफुल है कि कैसे प्रोडक्ट्स को पोजीशन करना है और क्या वो इंग्रेडिएंट्स जो उनमें क्रीम में डाले हैं वो एक्चुअली क्या वो अचीव कर सकते हैं नहीं जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रिक्ट एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस है, तो इसकी वजह से ऐसी टाइप की अनएथिकल मार्केटिंग अब नहीं हो सकती। तो अब बात करते हैं कि बॉलीवुड एक्टर्स के स्किन कलर कैसे अभी अचानक से चेंज हो गए। मुझे बहुत सवाल आते हैं इसके बारे में कि कुछ एक्ट्रेसेस जो 90s के हैं उनके कलर इतने डार्क था उस टाइम, अभी इतना ज़्यादा फेयर कैसे हो गया, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या इंजेक्शंस ले रहे, क्या प्लास्टिक सर्जरी कर रहे, तो उसके बारे में बताऊँगी। पहले तो देखिए उन लोगों का वो स्किन कलर बिकॉज ऑफ आउटडोर शूट्स और टैनिंग की वजह से डार्क था। तो अभी वो लोग अपने स्किन का प्रॉपर केयर कर रहे हैं, वो लोग प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। आजकल जो भी शूट्स होते हैं वो प्रॉपरली रेगुलेटेड होते हैं। अगर आप कुछ इंटरव्यूज़ देखोगे ना उन ज़माने के, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग ऐसे टेंट के नीचे एक अम्ब्रेला लेके ही बैठते थे, और बहुत टाइम में तो अम्ब्रेला भी नहीं होता था, उनको बहुत ज़्यादा आउटडोर शूट्स करना पड़ता था, तो इसलिए धूप का एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा था। आजकल सबके वैन्स होते हैं, तो इसीलिए अनरिक्वायर्ड ऐसे सन एक्सपोजर होती ही नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है वो कलर चेंज में, आपको जो दिख रहा है कलर चेंज उसमें। सेकंड है लाइटिंग और फोटोग्राफी और लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि कैसे आपकी स्किन की कलर दिखते हैं। तो आजकल हमें भी पता है कि जब भी हम सेल्फी लेते हैं तो थोड़ा सा लाइट के ऊपर देख के थोड़ा टॉप एंगल लेते हैं तो स्किन की क्वालिटी थोड़ी बेटर दिखती है। तो ऐसे ही अगर लाइटिंग टेक्निक्स और कैमरा क्वालिटी क्योंकि इतना इम्प्रूव हो गया है, उसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा बेटर दिखती है। फिर है मेकअप। उस टाइम पे हमारे स्किन टोन के लिए कुछ मेकअप अवेलेबल ही नहीं था, सारे फाउंडेशंस लाइटर कलर के होते थे, और वो जब आपकी स्किन में लगाओ तो थोड़ा सा ब्लूइश टिंज दिखता है और वो एक्चुअली आपकी स्किन को थोड़ा सा और काला कर देता है। लेकिन आजकल इतने अच्छे फाउंडेशंस अवेलेबल है जो एग्जैक्टली आपकी स्किन के टोन को मैच करता है, तो वो आप यूज़ करोगे तो आपका वो जो ब्लूइश टिंज है वो शेड आएगी ही नहीं, और एक्चुअली जैसे आपकी स्किन है वैसे ही दिखेगी। फिर है बेटर स्टाइलिंग और बेटर नॉलेज अबाउट कलर्स, कौन से कलर्स आपको सूट करती है, कौन से कलर्स आपके स्किन टोन के लिए फ्लैटरिंग है, ये सब के बारे में आजकल सबको नॉलेज है। अब कोई भी ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स नहीं पहनता, सब लोगों को पता है कि कौन सा कलर उनमें ज़्यादा सूट करेगा, तो उस हिसाब से ही उन लोगों को स्टाइल किया जाता है। तो देयर इज़ अ लॉट दैट गोज़ बिहाइंड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्किन केयर फॉलो करने की वजह से उनका स्किन एकदम अलग लगने लग रहा है। तो ये जब सारे फैक्टर साथ में आते हैं तो आपको लगता है कि उनकी स्किन कलर भी बेटर दिख रही है, ओवरऑल स्किन की क्वालिटी भी बेटर लग रही है। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का हाथ है। तो क्या सब लोग ग्लूटाथाइन इंजेक्शंस ले रहे हैं?
तो येस, ग्लूटाथाइन इंजेक्शंस लोग लेते हैं। वो एक एंटीऑक्सीडेंट इंजेक्शन होती है जो हमारे स्किन में जो मेलानिन होती है, यू मेलानिन, उसको फ्यू मेलानिन रेड कलर पिगमेंट में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए जो डार्कर कलर पिगमेंट है वो थोड़ा लाइटर कलर पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से स्किन थोड़ी लाइट लगने लगती। लेकिन ग्लूटाथाइन से इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज स्किन में नहीं आती। उसमें सिर्फ 2 to 3 शेड्स ही लाइट होता है स्किन, और थोड़ा सा चीक्स में थोड़ा सा फ्लशिंग जैसा आता है, तो इतना ही चेंज दिखता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि काला इंसान गोरा हो जाए ग्लूटाथाइन इंजेक्शंस यूज़ करके, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ग्लूटाथाइन के ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है, मैं वो ऊपर आई कार्ड में लिंक करूँगी, आप उसको ज़रूर देखें। अगर ग्लूटाथाइन के रिगार्डिंग आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर से एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ग्लूटाथाइन यूज़ करके आपका स्किन टोन कम्प्लीटली चेंज नहीं हो सकती। सिर्फ 2 to 3 शेड्स मैक्सिमम आपकी चेंज हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये सारे रिजल्ट्स जो है वो टेम्परेरी होते हैं। जब तक आप इंजेक्शंस लो तब तक ही उसके रिजल्ट्स दिखते हैं। तो क्या प्लास्टिक सर्जरी करके आपका स्किन लाइट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ भी प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर नहीं होता जो आपके स्किन कलर को चेंज करे। ऐसा कुछ भी मेलानिन रिडक्शन, मेलानिन ट्रांसफ़र, ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे कि काला इंसान गोरा हो। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये था डिटेल वीडियो फेयरनेस क्रीम्स के ऊपर। मुझे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि स्किन टोन को कैसे चेंज कर सकते हैं, स्किन टोन को कैसे लाइट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में आप में समझा पाई कि स्किन टोन एक्चुअली चेंज नहीं हो सकती, वो सिर्फ बेटर हो सकती है, डार्क स्पॉट्स लाइट हो सकती है, टैनिंग कम हो सकती है, लेकिन आपका स्किन का कलर जो है नेचुरली चेंज नहीं हो सकता। सेफली ऐसी चीज़ें नहीं किए जा सकते। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।